हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने ज्योग्राफी का जो है हम लोगों ने 6 चैप्टर स्टार्ट किया था भूमि का उपयोग, जिसमें अभी तक हम लोगों ने देखा था भूमि के दो प्रकार हैं और दोनों प्रकार में एक नगरीय भूमि और एक ग्रामीण भूमि। ग्रामीण भूमि के भी प्रकार हम लोग देखे थे और नगरीय भूमि के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार आते हैं ये हम लोगों ने देखा। संक्रमण भूमि क्षेत्र में उपनगर क्षेत्र जो है भूमि कौन कौन से आता है ये देखा। योजनाबद्ध शहरों का निर्माण किस प्रकार से किया गया हम लोगों ने ये भी देखा है। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है भूमि का स्वामित्व एवं स्वामित्व अधिकार। ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे 7/12 उतारा जो दिया गया है, उतारा का मतलब होता है 7/12 का उतारा किसी चीज़ का, जैसे कि खसरा क्रमांक। खसरा क्या है तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, इस उतारा से 7/12 उतारे से हमें जो है खसरा के बारे में, ज़मीन के बारे में पता चलता है कि वह ज़मीन जो है किसकी है, वह ज़मीन किसके अंतर्गत आती है, उस भूमि का उपयोग जो है कैसे होता है, ये जो है हमें किस प्रकार से पता चलता है। हम लोग अभी 7/12 का उतारे के अंदर देखेंगे। एक्चुअली ये पता चलता हमारे खसरा के अंदर। अभी ये खसरा क्या होता है, खसरा किसे कहते हैं पहले वो बताती हूँ। ज़मीन में देखिए, हर एक गाँव में जितने गाँव हैं या जो भी भूमि, जैसे महाराष्ट्र क्षेत्र हुआ, कोई भी क्षेत्र हुआ, अपने गांव में, अभी आप लोग गांव का है, हर एक गांव का जो होता है एक भूमि का नंबर होता है। हर एक भूमि का जो है एक खसरा नंबर होता है। हर एक गांव का जो खसरा नंबर के अंतर्गत जो है खाता नंबर होता है। ये जो खाता, जिस प्रकार से हम लोग बैंक में खाता खुलाते हैं, लेकिन जब बैंक में खाता खुलाते वो अपना पर्सनल होता है, लेकिन ये खाता जो है एक से अधिक लोगों के नाम पर भी जो है हो सकता है, एक से अधिक लोगों का भी हो सकता है। जैसे कि आपको मैं एक पिक्चर के मतलब एक ड्राइंग के द्वारा बता रही हूँ किस प्रकार से होता है। सपोज करो आप लोग, एक इमेजिन है, ये मैंने किसी गांव का जो है नक्शा बनाया। ओके, ये ज़मीन का एक टुकड़ा है। ठीक है, ये एक गांव है पूरा, ये गांव है, किसी का एक गांव है पूरा। ये ज़मीन इतना जो इतने ही दूर में जो है पूरे गांव जो है बसा हुआ है। तो इस गांव के अंतर्गत जो ज़मीन होंगी, तो देखिए इस प्रकार से ज़मीन जो है टुकड़ों में आपस में बटी होगी। ठीक है, ये ज़मीन इस प्रकार से बटी हुई है। ओके, अब ये जो ज़मीन है, जैसे मैं आपको ड्राइंग करके बता रही हूँ, ये एक ज़मीन जो है ये हमारा खसरा होगा, पता है इसको एक खसरा नंबर, क्योंकि ये ज़मीन जो होगी, ये जो ज़मीन होगी किसी एक व्यक्ति के नाम पे होगी, किसी एक व्यक्ति का होगा। ठीक है, या एक से अधिक लोगों का भी हो सकता है ये। लेकिन जो जिस व्यक्ति के नाम से ये ज़मीन होगा उसका नाम तो नहीं रख सकते ना। अगर ज़मीन का नाम रख देंगे फलाने मतलब व्यक्ति का नाम ज़मीन है ये, उस प्रकार से ज़मीन का नाम ना रख के इसे एक नंबर दे दिया जाता है। जैसे कि मैंने इसको नंबर दिया नंबर 1। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस प्रकार से 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस प्रकार से इस ज़मीन का जो है नंबर दिया जाता है। इसे ही हम कहते हैं खसरा नंबर। ठीक है, अब ये खसरा नंबर हुआ, मतलब एक ज़मीन के टुकड़े को जो नंबर दिया जाता है उसे हम कहते हैं खसरा नंबर। क्योंकि उसको अगर हम लोग उसी किसी नाम से, कितना नाम हम लोग याद नहीं रख सकते, लेकिन नंबर हम याद रख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब उस गांव का कोई नंबर होगा, गांव का भी एक नंबर होता है, पूरे गांव के जो ज़मीन रहेगी उस गांव का भी एक नंबर, गांव का अगर हम लोग गांव का नक्शा निकालते हैं तो उसके अंतर्गत आप अगर कौन सी ज़मीन कौन से क्या बोलते हैं नंबर के अंतर्गत आती, फिर उसके बाद हम लोग उस नंबर के अंदर देखेंगे तो फिर उस ज़मीन का जो पत्र निकालेंगे, उस ज़मीन की जो कागज़ निकालेंगे, पता चलेगा उस ज़मीन के अंदर कितनी लोगों का कितनी ज़मीन है और कौन सी ज़मीन किस किस के लिए उपयोग किया जा रहा है, वो हमें खसरा नंबर से पता चलता है। ये तो हुआ खसरा नंबर। मतलब ये खसरा नंबर कैसे हुआ, क्योंकि ये हर एक ज़मीन का जो टुकड़ा होता है ज़मीन का, उसका एक नंबर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं खसरा। ठीक है, अब इस खसरे के अंदर खाता नंबर जो होता है ज़मीन का, अब ये खाता नंबर कैसे, जैसे कि अभी सपोज करके ये है एक गांव में खाता है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये खाता नंबर हुआ। ठीक है, ये खाता नंबर हुआ, ज़मीन का खाता नंबर हुआ, किसी व्यक्ति के नाम से होगा। अब जैसे कि मैंने लिया 4 नंबर लिया, अब इस 4 नंबर के अंतर्गत जैसे कि मैंने लिया, ये भी एक ज़मीन हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 और ये 4 और ये 5, ये 6, ये जो जितना भी ये ज़मीन का टुकड़ा है, ये जो नंबर के है, ये सारे जो ज़मीन जो है
ये किस किस खाते के अंतर्गत आता है? खाता नंबर 4 के अंतर्गत। ठीक है, इस खाता नंबर 4 के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये जो पूरा ज़मीन का टुकड़ा आता है, जो ज़मीन का टुकड़े जो है पूरा नंबर जो ज़मीन का नंबर है वो जो है खाता क्रमांक जो है खाता का नंबर 4 के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो ये खाता जो है, ये ज़मीन जो होता है, जो खसरा जो बता रही मैं आपको, ये ज़मीन का जो नंबर दिया गया है इस खाते के अंतर्गत ये जो होता है एक से अधिक व्यक्ति के नाम पर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पे ज़मीन है, उसके 4 भाई हैं, तो उसको जब डिवाइड करेंगे, लेकिन खाता एक के नाम से, खाता दूसरे के नाम से भी हो सकता है। इसके अंदर बहुत सारे लोग का भी नाम हो सकता है और ज़मीन के टुकड़े का भी नंबर जो है उनके नाम से हो सकता है। ठीक है, होता है, आया समझ में। और ये जो खसरा नंबर होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 ही 2 रहता है, ये इसके अंतर्गत जितनी ज़मीन इस खाते के अंतर्गत आएगी, इस खाते के अंदर जितनी भी आएगी, सारा जो है इस खाते के अंदर जो है लिखा जाता है। ओके, इसको 3 जो है स्टेप में लिखा जाता है, इस खाता नंबर और खसरा नंबर को। तो पता चला खसरा किसे कहते हैं? ज़मीन का जो एक टुकड़ा होता है किसी भी ज़मीन में, मतलब किसी भी गांव में या किसी भी क्षेत्र में जो ज़मीन का एक टुकड़ा होता है, उसको जो एक विशेष नंबर प्रदान किया जाता है, उसे खसरा नंबर कहते हैं। और खाता नंबर किसे कहते हैं? जो पूरे ज़मीन पर जिसका अधिकार होता है एक व्यक्ति के नाम से या 2 व्यक्ति के नाम से, उस खाते को खोला जाता है कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा है किसके नाम पर है, उसके नाम पर एक खाता खोला जाता है और उसके अंतर्गत जो है उस खाते के अंतर्गत कौन कौन सी ज़मीन जो है उसके अंतर्गत आती है, वो खाते के अंदर जो है क्या किया जाता है? नोट करके रखा जाता है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें जो है हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र का जो आपको ये उतारा 7/12 का उतारा दिया या खसरा दिया है, ये जो है महाराष्ट्र का दिया गया है और किस प्रकार से हम लोग देखने वाले हैं, उसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है, ये सब की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। हम घर बैठे ही अपने ज़मीन के बारे में पता कर सकते हैं या किसी भी ज़मीन के बारे में पता कर सकते हैं ऑनलाइन। सिर्फ आप जो है नंबर डालेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ज़मीन हम लोग अपना नाम डालते हैं, जैसे नाम डालेंगे, खाता नंबर डालेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो नाम पे कितनी ज़मीन है या दूसरे के नाम पे जो है कितनी ज़मीन है, आपको तुरंत पता चल जाएगा जब हमें खाता नंबर हमें पता रहेगा। ठीक है, हमारे गांव का नंबर हमें पता रहेगा, उसके हिसाब से हमको पूरी ज़मीन का हमें ब्यौरा मिल जाता है घर बैठे बैठे। ओके, जैसे कि आप देखेंगे 7/12 का उतारा, हमने देखा कि भूमि उपयोग के अंतर्गत भूमि का उपयोग कैसे होता है। अभी हम लोगों ने देखा भूमि का उपयोग किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, जैसे कि शहरों में किस प्रकार से भूमि का उपयोग किया जाता है, नगरों में किस प्रकार से किया जाता है, ग्रामीण में किस प्रकार से भूमि का उपयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। भूमि का स्वामित्व निजी अथवा सरकारी हो सकता है, सही है। जो कुछ भूमि होती, जो कुछ ज़मीन जो होती है वो निजी होता है, खुद का होता है, जिसमें निजी स्वामित्व होता है, उसमें सरकार जो हस्तक्षेप नहीं करता है, और या तो वो सरकारी का होता है, मतलब सरकार का होता है, उसमें जो होता है कोई व्यक्ति अपना जो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ओके, इस संबंध का पंजीकरण सरकार के राजस्व विभाग में किया जाता है। मतलब ये जो होता है, जिसका अगर किसी का जिस भूमि पर स्वामित्व अधिकार है, किस भूमि पर सरकार का अधिकार है, इसका जो होता है हर राज्य के अंदर जो है उस राज्य विभाग के अंदर जो है, जैसे राजस्व विभाग के अंतर्गत जो सरकार के पास जो उसका पंजीकरण, उसका लेखा जोखा जो है रहता है हर राज्य के विभाग के पास। पंजीकृत भूमि की सभी जानकारी राजस्व विभाग के जो है 7/12 खसरा नामक दस्तावेज में देखने को मिलता है। ये जो 7/12 दस्तावेज के अंतर्गत जो है खसरा नंबर जो होता है, खसरा जो रहता है, उसके अंतर्गत जो है आपको ये सारे दस्तावेज मिल जाएंगे कि कौन सी भूमि सरकार की है, कौन सी भूमि जो है निजी है किसी का, वो सारी चीज़ें आपको 7/12 खसरा के अंदर मिलता है। ओके, इसके संबंध में हम जानकारी लेंगे, आपको अभी पता चलेगा 7/12 खसरा एक्चुअल में क्या मैंने आपको जिस प्रकार से बताया वही है। 7/12 दस्तावेज के कारण, ये 7/12 जो दस्तावेज है उसके कारण जो है भूमि से संबंधित स्वामित्व अधिकारियों के विषय में पता चले। मतलब ये जो दस्तावेज होता है, मतलब जो खसरा होता है, मैंने जैसे आपको बताया पहले ही वो ड्राइंग करके, कि उससे हमें ये पता चलता है कि वो ज़मीन किसके अधिकार में, वो है किसकी, उसका पूरी जो है जानकारी हमें जो है 7/12 दस्तावेज के जो है संबंधित भूमि स्वामित्व अधिकारियों के विषय में जो हमें पता चल जाता है उस खसरे से। यह दस्तावेज सरकारी अभिलेख राजस्व विभाग द्वारा जारी, ये जो जानकारी होती है ये जो है सरकार के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। स्वामित्व अधिकार से संबंधित कानूनों में
क्रम जो है क्रमांक 7 एवं क्रमांक 12 विशेष अनुच्छेद है। ये जो है स्वामित्व अधिकार, जो स्वामित्व अधिकार होता है जिसका, उसमें जो है कानून के अनुसार जो 7 और 12 के जो है विषय में अनुच्छेद वहाँ पे किया गया है। एक प्रकार से 7-12 को हम भूमि का दर्पण कहते हैं। भूमि का दर्पण क्यों कहा गया? क्योंकि 7-12 जो खसरा होता है उसमें हमें सीधा सीधा मिल जाता है कि कौन सी ज़मीन किसके नाम पे, कौन सी सरकारी किसके या किसी क्या निजी है, ये हमें जो है इसमें जो है मिल जाता है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, उस ज़मीन पे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम जो है ऑनलाइन जो है या उस नक्शे के द्वारा हमें पता चल जाता है, किसी भी भूमि के बारे में जानकारी पता चल जाता है वो भूमि किसके नाम से है। ठीक है, इसलिए इसको जो है दर्पण कहा जाता है। यहाँ पर आपका देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स बन जाता है कि एक प्रकार से 7-12 दर्पण जो है क्या कैसा, 7-12 को दर्पण क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्यों कहा, जब हम भूमि का दर्पण कह सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकता है। किसको जो है एक डैश को हम भूमि का दर्पण कह सकते हैं, ये भी कहते हैं। भूमि का दर्पण किसे कहते हैं? 7-12 खसरा को कहते हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रत्यक्ष उस भूमि पर ना जाकर भी उसे उस भूमि से संबंधित जानकारी घर बैठे सारी जानकारी बैठे ही मिल जाती है, इसलिए उसको दर्पण कहा जाता है। हमें उस ज़मीन पर जाने की ज़रूरत नहीं है और उसके बारे में पूरी जानकारी हमें जो है इसके द्वारा जो है खसरा के द्वारा या 7-12 खसरा जो है उसके द्वारा हमें मिल जाता है। ठीक है, राजस्व विभाग के एक जो है रजिस्टर में भूमि धारकों के स्वामित्व संबंधी जानकारी, मतलब ये जो राज्य होता है उस राज्य के पास जो होता है, जिसे नेकपाल जो होता है ना, हमारे गांव का, हर एक गांव का एक नेकपाल होता है। हर राज्य में जो होता है, हर भूमि के अंतर्गत जो है, हर भूमि के क्षेत्र के पे में जो एक नेकपाल होता है, उसे पता होता है कि कौन सी भूमि पर किसका अधिकार है। तो जैसे राजस्व विभाग, हर राज्य के जो विभाग के अंतर्गत जो एक रजिस्टर में जो है जो भूमि किस भूमि पर किसका अधिकार है, कौन वो भूमि का कौन मालिक है, उससे संबंधित जानकारी उसे मिलती है। ऋण का बोझ, मतलब उस भूमि के ऊपर किसने क्या, जैसे लोन हम लोग बोलते हैं ना, आखिर लोन वाले को कैसे पता चलता है उसके घर पे आता है वो किस प्रकार से, तो वो जो भूमि रहता है, जो भूमि का टुकड़ा है, उसमें जो है ये साफ लिखा रहता है कि ये भूमि का जो है इसके नाम पर, इस पे जो है ये यहाँ पे है और उसे जो है यहाँ पे इस एरिया में पड़ता है, इस जगह पे पड़ रहा है और उसमें जो है इस इंसान के पास इसने इस भूमि के ऊपर इतना लोन लिया है, उसमें जो है लिखा रहता है। ठीक है, और कृषि भूमि का हस्तांतरण फल क्षेत्र, मतलब कौन सा भूमि कृषि के अंतर्गत आ रहा है, कौन सा फल क्षेत्र के अंतर आदि जानकारी का समावेश होता है। मतलब जो 7-12 जो है उसके अंतर्गत जो पूरा आपको पूरी जानकारी मिल जाती है कि कौन सी भूमि जो है किसके लिए उपयोग किया गया है, कितना उसके ऊपर ऋण है, उसका जो है कौन मालिक है, कौन सी भूमि का किस लिए उपयोग किया जा रहा है, ये सारा हमें उसमें से जानकारी मिल जाती है। इसमें गांव का नमूना 7 एवं 12 का 7 गांव का नमूना 12 मिलकर 7-12 दस्तावेज चाहिए। मतलब गांव का नमूना 7 मतलब गांव का नंबर होगा, ये गांव है, इस गांव का 7 है और गांव का नमूना नंबर 12 मिलकर जो है 7-12 दस्तावेज तैयार किया जाता है, इसलिए उसे 7-12 के नाम से जाना जाता है। ओके, अब भूमि एवं राजस्व के प्रबंधन हेतु प्रत्येक गांव के पटवारी के पास गांव का नमूना, मतलब पटवारी, जैसे मैंने आपको बताया पटवारी कौन होता है, गांव का एक जो पटवारी होता है जिसके पास ये जानकारी होती है, उसको गांव का एक नमूना दिया जाता है। एक नमूना का मतलब होता है नक्शा, यानी गांव का एक जो होता है मैप दिया जाता है और उसमें जो उसकी सारी जानकारी उसमें लिखी रहती है कि कौन सी ज़मीन किसके लिए और किसने उस ज़मीन के ऊपर कितना लोन लिया, ये सारी जो है पटवारी के पास आपको पता चलता है। ओके, अब देखें 7-12 जो होता है आपको पढ़ा जाएगा, कैसा पढ़ा जाएगा उसके बारे में। तो देखेंगे भगोटा जो होता है, भगोटा होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं, इधर पे 2 ही दिया, 3 प्रकार के होते हैं और तीनों भगोटा में, पहले वाले में तो जैसे आपको दिया है यहाँ पे कि भगोटा क्रमांक 1 में जो होता है रियायतदार का अर्थ है कि यह जमीन परंपरागत रूप से परिवार के स्वामित्व की है, मतलब इसमें जो होता है सरकार की नहीं होती, ये जो होता है उनकी बपंसी है, मतलब बाप दादाओं से जो है उनकी जो है ये जो है भूमि उन्हीं का, ये किसी और का नहीं है। ये जो होता है भगोटा क्रमांक 1 में आता है। अब भगोटा दार क्रमांक 2 में क्या होता है, इसमें जो होता है सरकार के
जो होता है कुछ भूमि जो होता है जो सरकार जो होता है किसी दूसरे को देती है, जो मतलब जिनके पास भूमि नहीं होती, जिनके पास कम भूमि होती है, उनको उपयोग करने के लिए देती है। और दूसरी जो भगोटा क्रमांक 3 आता है उसके अंतर्गत जो होता है सरकार जो होता है, सरकार के अंतर्गत जो भूमि रहती है वो अपनी भूमि को सरकार जो है किसी को गिरव देती है या किसी को किराए पे देती है ना, या उसे बेचने के लिए ज़मीन को बेचना है, ये सारे जो होता है ये सारा जो है सरकार के हाथ में ज़मीन रहता है। लेकिन भगोटा क्रमांक 1 के अंतर्गत जो ज़मीन आती है वो परंपरागत रूप से एक स्वामित्व होता है, जिस पे अधिकार होता है, वो सरकार पे उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और भगोटा क्रमांक 2 में जो होता है यह भूमि अल्पधारक अर्थात भूमिहीन को दी जाती है। मतलब ये जो भगोटा क्रमांक 2 के अंतर्गत जो आता है ये भूमि जो होता है अल्प भूमि, जिनके पास भूमि कम है या जो भूमि जिनके पास नहीं है, उनको जो ये भूमि जो है दान की जाती है, उनको रहने के लिए या खेती करने के लिए जिस चीज़ के लिए उपयोग करने के लिए उन्हें दी जाती है। और उसके प्रकार जो भगोटा क्रमांक 3 में आता है वो हो जाता है जिलाधीश के अनुमति देने पर ही इस ज़मीन को बेचना। मतलब जिलाधीश जब अनुमति देगी या किराए पर देना, गिरवी रखना, दान करना या इसका जो हस्तांतरण किया जाता है, मतलब उसे गिरवी रख सकता है, दान कर सकता है, जो भी चाहे वो कर सकता है, लेकिन जिलाधीश के जो है अनुमति पर ही जो वो कर सकता है। ओके, अब उसके बाद आता है जिसके नीचे जो आकार अर्थात भूमि पर लगाया गया कर रुपए पैसे में दिया जाता। मतलब भूमि पे आकार मतलब क्या है, आकार अर्थात भूमि पर लगाया गया जो भी कर होगा या जो पैसे जो रुपए के रूप में दिया जाता है। अन्य हक, और क्या हक होता है कि संपत्ति पर अधिकार रखने वाले अन्य लोगों के नाम रहते। मतलब उस संपत्ति पर जो भी मैंने आपको बताया, उस संपत्ति पर जो खसरा क्रमांक होता है उसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है कि ये जो जैसे मैंने आपको बताया 7/12 किस प्रकार से पढ़ा, ये तो भगोटा के अंतर्गत आता है कि मतलब ये जो होता है कौन सी भूमि उसके किसके अंतर्गत आ रही है, किस में अधिकार है, किस पे सरकार का अधिकार है। उसके बाद जो होता है वो जो भूमि जिसको दिया गया है वो पैसे के रूप में कर ले रही है। फिर उसके बाद अन्य हक मतलब और किसका उस संपत्ति पर जो ज़मीन है उस पर और किसका अधिकार है, ये जो है इसके अंतर्गत जो है पढ़ा जाता है। जैसे कि अन्य लोगों के नाम, उसके अन्य में मतलब उस पे और सभी का नाम जो है उससे खसरा के अंदर या 7/12 के अंदर दर्शाया जाता है। साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि संबंधित भूमि पर लिया गया कर्ज चुका है या नहीं। मतलब उसके अंदर आपको सब लिखा रहता है, जो कर्ज लिया गया है तो उसे चुकाया गया है कि नहीं चुकाया गया, और उस भूमि पर और कितने लोग जो है उसके जो है हद जो है भागीदार है, हिस्सेदार हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से हम लोग 7/12 का खसरा देखा जाता है। अब आएगा संपत्ति पत्र, मतलब जिसको प्रॉपर्टी जो है कार्ड कहते हैं संपत्ति का, उसे। ठीक है, यदि संपत्ति या अकृषि भूमि, अकृषि मतलब जिसका भूमि पे कृषि नहीं किया जाता वर्ग में है, तो पंजीकरण संपत्ति पत्र में किया जाता है। अगर अकृषि मतलब जिस पे भूमि नहीं किया जाता है, मतलब यहाँ पे संपत्ति जो हमारी जो प्रॉपर्टी होती कितनी है उसके अंतर्गत उसका पंजीकरण कहाँ किया जाता है, वो संपत्ति के अंदर किया जाता है। स्वामित्व संबंधित अधिकार एवं क्षेत्र जो है रकबा देखने वाला दस्तावेज नगर भूमि अभिलेख जो है विभाग द्वारा दिया जाता है। इसके नीचे दी गई जानकारी होती है। सिटी सर्वे क्रमांक, मतलब सिटी वो किस सर्वे क्रमांक के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे बच्चों की, आप जब भी देखो हम लोग वोट डालते हैं, ठीक है, तो अब जब वोट डालते तो आप देखो वोटर आईडी में जब भी पूछता तो क्या बोलता है कि कौन से सर्वे क्रमांक में आता है आपका एरिया, तो उसी प्रकार उसे बोलते हैं सर्वे क्रमांक, हर एक का सर्वे क्रमांक। अंतिम जो होता है प्लॉट क्रमांक, जो प्लॉट क्रमांक क्या होता है, वही खसरा क्रमांक को ही प्लॉट क्रमांक भी बोलते हैं। जो संपत्ति का अधिकार होता है उसे ही कहते हैं। कर का मूल्य, संपत्ति का क्षेत्र, बंटवारे का अधिकार इत्यादि, ये सारी चीज़ जो है संपत्ति अधिकार रिकॉर्ड में लिखा जाता है। ये संपत्ति पत्र में किया जाता है, जिसमें संपत्ति का अधिकार किसके अंतर्गत है वो उसके बाद जो है वो सिटी जो होता है, जो वो भूमि है
वो कहाँ पे पड़ती है, उसका सर्वे क्रमांक कहाँ पे आता है, उसका प्लॉट क्रमांक क्या है, और जो उसका मूल्य कितना है, कर का मूल्य, उसके ऊपर कोई मूल्य कोई कर लिया गया है या कोई उस पर लोन लिया गया है तो उसका वो कितना बाकी है वो लिखा जाता है। संपत्ति क्षेत्र का जो संपत्ति क्षेत्र जो रकबा होता है और उस बंटवारे पर उस पर और किस किस का अधिकार है, ये सारी बातें जो है संपत्ति रिकॉर्ड के अंदर रखा जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारे पास जो 7/12 का एक नमूना दिया गया है वो देख लेते हैं। ई महाभूमि, ठीक है, इसके अंतर्गत अगर आपको दिखाई देगा तो 1 मिनट, हाँ अभी आपको बरोबर दिखाई देगा। ओके, जैसे कि ये है 7/12 का नमूना, इसी प्रकार से लिखा रहता है। जब भी आप निकालेंगे किसी भी ज़मीन के बारे में जानकारी तो आप लिख गांव नमूना जो है 7। ये गांव नमूना कौन सा 7? गांव का नमूना 7 है, ठीक है। नमूना मतलब जो ये क्या बोलते हैं, हमारा नक्शा क्रमांक जो है 7 है, ठीक है, इसे 7/12 बोला गया है, ठीक है। अब उसके अंतर्गत कितने लोग आते हैं वो, ठीक है। महाराष्ट्र जमीन जो है महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदण्याचा तयार करणारे सुस्थितीत ठेवणे, ठीक है, सुस्थित ठेवणे नियम 1971 यातील इसमें जो है रखा गया है, जिसमें जो नियम जो है क्या है 3, 5, 6 आणि 6, 7, ठीक है, 3, 5, 6 आणि 7 मतलब 3, 5, 6 आणि और 7 का जो इसमें लिखा गया है, इसमें देखेंगे तो ये गांव कौन सा, गांव का नाम क्या है यहाँ पे वडझिरे, और तालुका कौन सा है परनेर। ये जो तालुका परनेर है, जिला अहमदनगर है। अब देखेंगे ये इस प्रकार से आपको दिया है। इसमें देखेंगे गट क्रमांक दिया है कि इसमें गट क्रमांक उप विभाग क्या है जो है भूधारक पद्धति यहाँ पे लिखी गई है, और कौन सा है 757, ये जो है गट क्रमांक दिया गया है। अब भोगोटादार वर्ग 1 है, मतलब ये भोगोटा वर्ग 1 के अंतर्गत जो है ये आता है। भोगोटादार का चिन्ह मतलब ये भोगोटादार जो होता है, जो उसके अधिकारी जो संपत्ति के कौन मालिक है उसका नाम यहाँ पे दिया जाता है। ये हो गया। अब इसके बाद देखेंगे शेतीचे स्थानिक नाव देखेंगे कौन कौन से जो है जो क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है वो दिया, जैसे कि क्षेत्र एक का है और चौमी मतलब आर चौमी मतलब यहाँ पे दिया है, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे रियायत दिया है 2.10.00। उसके बाद देखेंगे बगायत और तरी बरकास इतर, ये जो है इसके अंतर्गत आया लिखा गया। एकूण क्षेत्र मतलब कुल, मतलब यहाँ पे किया गया है कि बाग मतलब कौन से तरी क्षेत्र कौन सा है जो हम लोग के कौन सा क्षेत्र नहीं उपयोग किया, कौन से क्षेत्र का बागायत का मतलब कौन से क्षेत्र में खेती की जा रही है, कौन सी क्षेत्र जो है ऐसी फालतू में पड़ी गई है, और जो है कौन से और भूमि जो है और कौन सी भूमि आ रही है, वो सारी जो भूमि का यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स या और पूरा मतलब ये सारी चीज़ बागायत तरी और जो है वर्कर्स यानी कौन सी क्षेत्र कार्य के लायक कौन से बाग के अंतर्गत आता है, ये सारी जो इसमें दिया गया। और कुल क्षेत्र का ये तारीख टोटल मार के कितना है कितना क्षेत्र आता है तो 2.10.00 जो है यहाँ पे आता है। फिर यहाँ पे आया पोट खराब मतलब क्या है, कौन सी जिसको कहते हैं लगण वणिस अयोग्य मतलब लाग वणिस अयोग्य जो आता है। पोट खराब मतलब जो भी खराब, उसके अंतर्गत 2 पॉइंट आते हैं, और बा वर्ग आता है जिसमें जो होता है आपको कौन सा उपयोग किया जा रहा भूमि कौन सा पड़ती है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। अब आता है आकारणी आता है, वो कितना दिया गया 1.12 दिया गया है। जुड़े किंवा विशेष जो है आकारणी, ये जो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे ये जो दूसरे पॉइंट में यहाँ पे ये क्षेत्र आकार आने पे
जो है यहाँ पे आपको नाम दिया गया है, जो जो इसके अधिकार में अंतर्गत आदि से कि नाम दिया गया है, भगोटादारों के नाम दिया गया है। अशोक दत्त राव सुरणे, कैलाश जो है दत्त सुरणे, सुभाष दत्त सुरणे, ये जो उनके नाम दिए गए और उनके ज़मीन कौन से किस व्यक्ति के अंतर्गत जो है कौन कौन से कितने जो है ज़मीन उनके अंतर्गत आती है वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आता है खाता क्रमांक। जैसे मैंने आपको बोला था खाता क्रमांक किस प्रकार से आपको बताया मैंने खाता क्रमांक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है खाता क्रमांक, जिसमें कुणाचे नाम मतलब किसका नाम है, इतर अधिकार क्या है उनका, और इतर और कोई अधिकारी है क्या इस खाता क्रमांक के अंदर, और कोई आता है क्या, वो दिया। जैसे खाता क्रमांक यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है आपको, ठीक है। जैसे 60, 185, 2454, ये जो जो है हमारा खाता क्रमांक है। उसके बाद दिया है कौन कौन से इस पे कोणाचा नाम है, मतलब किसका किसका नाम है, और उस पर और कोई अधिकारी है क्या, इतर मतलब और दूसरा कुछ और कोई है क्या, ये सारी चीज़ें आपको जो है इसके अंतर्गत जो है दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पे बोझ जगह सहकारी सोसाइटी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इकरारा, इतर मतलब किसी को और है इसके अंदर, सोसाइटी के अंतर्गत क्या है, इस प्रकार से हमें वहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाती है। ओके, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि ये देखेंगे ये जो हमारा अब हम देखेंगे यहाँ पे आपको कि देखेंगे ये आपको इसमें पूछा जा सकता है, संजाल के अंदर पूछा जाता है भूमि उपयोग पर प्रमाण जो है परिणाम करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो आपको ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है किसके अंतर्गत, संजाल पूर्ण करो या आकृति पूर्ण करो, भूमि उपयोग पर परिणाम करने वाले घटक, ग्रामीण भूमि का उपयोग, नगरीय भूमि का उपयोग। तो आपको मालूम होना चाहिए जलवायु, मृदा, कौन कौन से घटक जो भूमि पर जो है परिणाम डालने वाले, जैसे कि ग्रामीण भूमि उपयोग पे और नगरीय भूमि पर उपयोग पे कौन कौन से जो है परिणाम करने वाले घटक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा जलवायु, मृदा, ये हमारे ग्रामीण भूमि के अंदर आता है। जो ढाल की प्रक्रिया, जो ढाल होती है ना, ज़मीन के ढाल है, कितनी ढाल है उसके, सिंचाई की सुविधा, वहाँ पे सिंचाई की सुविधा है कि नहीं, प्राकृतिक संसाधन, कौन कौन से संसाधन प्राकृतिक से जो है, सरकारी नीतियाँ, सरकार उनको कौन कौन सी वहाँ पे उस भूमि के अंतर्गत कौन कौन सी सरकार ने कौन कौन सी सुविधाएं दी, वो सारी चीज़ें आएगी। मृदा का मतलब क्या होता है, उर्वरकता, ठीक है। और अब जो होता है नगरीय भूमि उपयोग, भूमि का स्थान, प्राकृतिक संसाधन, गृह निर्माण नीति, यातायात मार्ग, औद्योगिकीकरण, व्यापार, खेल का मैदान एवं मनोरंजन की सुविधा, सरकारी नीतियाँ, ये सारी जो हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, कौन कौन से घटक है ये कौन से घटक के अंतर्गत आती है, नगरीय भूमि के घटक के अंतर्गत आती है, और जो हमारी है ग्रामीण भूमि के घटक के अंतर्गत आती है। इसमें से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है हमारा अगर अब देखेंगे कि ये जो चक्र दिया है इसमें क्या महाराष्ट्र राज्य भूमि उपयोग में 2010 और 11 का जो यहाँ पे आपको दिया गया है, एक आकृति दी गई है जो वृत्तालेख है, और इसमें से आपको बताना है, कुछ प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि वन क्षेत्र, फसलों के अधीन भूमि कौन कौन मतलब फसलों के अधीन मतलब कौन कौन सी भूमि पर कितना प्रतिशत जो है भूमि जो है फसलों पर आधारित है, ठीक है। कृषि के लिए अनुपलब्ध जो है भूमि, चारागाह एवं कृषि योग्य जो है पड़ती यानी परती, जिसका भाई स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, परती बोलते हैं, पड़ती नहीं बोलते, भूमि का क्षेत्र। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कितना कितना प्रतिशत है, देखेंगे कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत की है, क्या बोला गया, कृषि योग्य भूमि, क्या बोला गया है, कृषि योग्य भूमि। आप ये मत देख लेना कि फसल के अधीन है ना, वो मत देखना, कृषि योग्य। तो कृषि योग्य कहाँ लिखा है, कृषि योग्य, तो यही आएगा कृषि योग्य। तो कृषि योग्य जो है यहाँ पे कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत की है आप देखेंगे तो चारागाह एवं कृषि योग्य 7.9, ठीक है, प्रतिशत है। अनुपजाऊ
क्या बोला गया, अनुपजाऊ भूमि, यहाँ पे लिखा अनुपजाऊ भूमि कितनी प्रतिशत है, तो आपको यहाँ पे देखना होगा। तो यहाँ पे लिए कृषि के लिए अनुपजाऊ भूमि जो है 10.2% जो है अनुपजाऊ भूमि है। उसके बाद है महाराष्ट्र की कितने प्रतिशत भूमि वनों के अंतर्गत है, वनों के अंतर्गत वन क्षेत्र, वन क्षेत्र जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दिया होगा 16.9% जो है वन क्षेत्र जो है महाराष्ट्र के भूमि के अंतर्गत जो है आता है। महाराष्ट्र में कितने प्रतिशत भूमि कृषि के लिए अनुपलब्ध है, अनुपलब्ध। तो यहाँ पे देखेंगे कि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जो है 10.2% है अनुपलब्ध भूमि, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से आपको वाचन करना होता है, केयरफुली आपको वाचन करना होता है, ओके। तो बच्चों यहाँ पे जो है हमारा लेसन नंबर 6 8वीं कक्षा का जो हम लोग का लेसन नंबर 6 भूगोल विषय में जो हम लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है, ओके। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जो है बाय।